ओके, अभी हम लोग पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन के काइंस पढ़ा था, यानी काइंस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन की परिभाषा पढ़ा था। उसमें हम लोग पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये देखा जाए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य का श्वसन तंत्र। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यानी जान ही रहे हैं सिस्टम, इसमें जो होता है अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा एयर पैसेज, यानी कि पैसेज में मार्ग और लंग्स का मतलब फेफड़ा। एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे बात अगर सिस्टम की आई, तंत्र की बात आई, किसकी बात आई? सिस्टम एंड तंत्र। तो थोड़ा सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में चर्चा किए थे, आप लोग कभी सुने होंगे कि सबसे पहले क्या होता है कोशिकाओं के मिलने से उत्तक के मिलने से अंग यानी ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। बात समझ में आया? तो अब हम लोग क्लियर हो गया आपको, टिश्यू कोशिका यानी सेल के मिलने से टिश्यू के मिलने से ऑर्गन्स, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आया? और इस प्रकार से और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से हम लोग का पूरा शरीर बन जाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया आपको? तो क्या हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। सबसे पहले देखा जाए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स यानी कि बाह्य नाक। क्या कर सकते हैं? बाह्य नाक का लेंगे। अब हम लोग पास जैसे देखते हैं कि क्या होता है, हम लोग पास मनुष्य के पास दो क्या होता है बाह्य नाक दिखाई देते हैं, एक साथ है, दोनों ज्वाइंट होते हैं, और इसमें क्या होता है दो ठे ओपनिंग होता है, दो छिद्र पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? और यह क्या करता है कि ये जो इसके अंदर की जो कैविटी होती है उसको नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो होता है वह एक दो ओपनिंग है पाया जाता है, और यह क्या करता है नेजल चेम्बर को ले जाता है। बात समझ में आया? तो हम लोग कह सकते हैं वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। बात समझ में आया? एक जोड़ा होता है, कहां खुलता है? ओपन्स एट अपर लिप। अपर जो ऊपर वाला लिप होता है, अपर लिप पे ये खुलता है। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? लीड्स टू, ले जाता है, लीड्स टू नेजल चेम्बर। यह क्या करता है? नेजल चेम्बर में ले जाने का काम करता है, नेजल चेम्बर में ले जाने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको? अब अगर देखा जाए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आ जाता है सीधे नेजल चेम्बर। दूसरा पार्ट हो गया नेजल चेम्बर। बात समझ में आया? अब ये नेजल चेम्बर है, कभी नाक को ऐसे पीछा मीछा करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ये गुहा, एक कैविटी है, एक गुहा है और एक कैविटी है। उस कैविटी के अंदर क्या होता है, उसी कैविटी को हम लोग नेजल चेम्बर कहते हैं। अब थोड़ा नेजल चेम्बर को समझिए, तो नेजल चेम्बर के अंदर अगर देखेंगे तो वेस्टिब्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेस्टिब्यूल पाया जाता है, और उसमें क्या होता है सीवेशियस ग्लैंड पाई जाती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सीवेशियस ग्लैंड और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते, बाल पाए जाते हैं। अब ये करते क्या है, जो बाल होता है, हमारे जो सांस जब हमारे नेजल चेम्बर में प्रवेश करता है तो उसके साथ धूल, बैक्टीरिया इत्यादि कण भी होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो जो हेयर बाल पाए जाते हैं वो उसको छानने का काम करता है, फिल्टर करता है एयर को। क्लियर हो गया?
और देखेंगे उसके बाद से उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वह क्या करता है कि जो इसके छानने के बाद भी अगर पार्टिकल्स आगे बढ़ जाते हैं तो उस चिपचिपा पदार्थ में चिपक जाता है और वो पदार्थ आगे नहीं जा पाता है। तो इसलिए केवल क्या होता है, हवा अंदर जाता है। क्लियर हो गया आपको? उसके साथ साथ देखेंगे उसमें क्या होता है, उसके अंदर देखेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं। सेंसरी आर्गन, ऑल्फैक्टरी आर्गन पाए जाते हैं। सेंसरी वह क्या करता है, गंध स्टिमुलस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी कि कोई भी जल सुगंधित हो, दुर्गंधित पदार्थ हो, तो वो जब वहां पे जाता है तो वहां पे क्या होता है, उसके सेंसरी आर्गन्स लगे होते हैं जो मस्तिष्क को पहुंचा देते हैं और वो क्लियर करता है कि जो पदार्थ है, जो वातावरण है वहां का सुगंधित है कि दुर्गंधित है। इस प्रकार वह सेंस आर्गन को ग्रहण करता है। इसके साथ साथ और देखेंगे तो इसके भीतरी भाग में यानी नेजल चेंबर के भीतरी भाग में देखेंगे तो ढेर सारी पतली पतली रक्त वाहिनियों का जाल ऐसे बना रहता है। रक्त वाहिनियों का जाल बना रहता है। दोनों कभी ऐसे नाक को टेढ़ा मेढ़ा करके देखे होंगे तो दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, जैसे यहां से हवा अंदर प्रवेश करती है, हवा जैसे पास करती है तो रक्त वाहिनियां होती है, सघन जाल होता है। तो जाल होने की वजह से इसमें लगातार रक्त का प्रवाह होता रहता है। अब जब हम जो बाहरी वातावरण से हवा आती है, या तो हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार रहती है, या तो ठंडक है तो कम टेम्परेचर का रहेगी और गर्मी है तो अधिक टेम्परेचर का रहता है। तो जैसे कूलर आप देखेंगे काम करता है, तो जैसे ही इसके संपर्क में ये हवा आती है, ब्लड वाहिनी यहाँ पे उनका जाल फैला हुआ है, जैसे इसके संपर्क में हवा आती है तो क्या होता है, ये अपने आप जो हवा है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार हो जाती है, या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। या तो क्लियर हो गया आपको? अगर ठंडक के मौसम में है तो बाहर की जो हवा आ रही है कैसी है, ठंडी है, तो नाक के अंदर जैसे जाएगी तो रक्त वाहिनियों के संपर्क में आती है तो जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। गर्मी का मौसम है तो बाहर से हवा आएगी वो गर्म आएगी, तो वो क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है और इस प्रकार से अंदर वो चला जाता है। बात समझ में आया? इसके बाद ये नेजल चेंबर क्लियर हो गया आपको, ये छानने का काम करता है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने का काम करता है और धूल उल के जो कण होते हैं उनको चिपकाने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद से आ गया, इसके बाद से नेजोफेरिंक्स, नेजो PHARYNX, नेजोफेरिंक्स, ये क्लियर हो गया। अब इसको भी देखेंगे तो नेजो जहां भी यूज करता है नेजल के लिए, नेजो शब्द यूज करते हैं वह नेजल मतलब नाक, नोज के लिए, तो नेजोफेरिंक्स क्लियर हो गया। तो फेरिंक्स समझते हैं ग्रसनी, तो इसको कह सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ फेरिंक्स, इट इज पार्ट, हिस्सा होता है ऑफ फेरिंक्स। ठीक है, यह फेरिंक्स यानी ग्रसनी का क्या होता है, हिस्सा होता है। और याद होगा आपको, हम लोग चर्चा किए थे, फेरिंक्स जो होता है, फेरिंक्स PHARYNX, फेरिंक्स क्या होता है, इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हम लोग चर्चा किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो ग्रसनी होती है वह क्या होता है, हवा और भोजन के लिए एक कॉमन पैसेज, एक कॉमन मार्ग होता है। तो हो गया नेजोफेरिंक्स, का हो गया नेजोफेरिंक्स, यानी कि अब नेजोफेरिंक्स के बाद आएगा लेरिंक्स, LARYNX, लेरिंक्स को स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। अब ये क्या होता है, जो स्वर यंत्र होता है वह क्या होता है, कार्टिलेज, किसका, कार्टिलेज का बना एक बॉक्स होता है। क्या होता है, कार्टिलेज का बॉक्स होता है, तो इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या करता है, ये हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, यह आवाज उत्पन्न करने का काम करता है। तो कह सकते हो ये जो स्वर यंत्र है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस बॉक्स क्या करता है, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, यह ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। क्लियर हो गया?
अब इसमें क्या होता है, जब इस पे एक जो क्या बोलते हैं लैरिंग्स है, उस पे एक क्या करता है, कार्टिलेज की बनी ढक्कन यानी फ्लैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैप पाया जाता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। याद रहे, एपिग्लॉटिस। बात समझ में आया? एपिग्लॉटिस क्या है, कार्टिलेज का उपास का बना एक ढक्कन है जो क्या होता है, लैरिंग्स में पाया जाता है। जब भोजन को हम निगल रहे होते हैं, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं, तो ये जो कार्टिलेज फ्लैप्स है, फ्लैप यानी ढक्कन जो है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, वह उसको बंद कर देता है। क्लियर हो गया? बंद कर देता है, जिसकी वजह से भोजन जो फूड पार्टिकल है वह श्वास यंत्र में नहीं जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है। कौन बंद करता है? एपिग्लॉटिस। क्या होता है, कार्टिलेज यानी उपास का बना हुआ एक ढक्कन होता है। किसमें पाया जाता है? लैरिंग्स में पाया जाता है। लैरिंग्स क्या होता है, क्या उसको स्वर यंत्र बोलते हैं। लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेज का एक बॉक्स होता है। क्लियर हो गया? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पढ़ा एक्सटर्नल नोस्ट्रिस, वाह नाक, इसके अंदर हो गया नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर के अंदर नेजोफेरिंक्स, और नेजोफेरिंक्स के बाद यहाँ चला गया क्या, आपका लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अब हम लोग ये ट्रैकिया, क्या हो गया, ट्रैकिया। अब यहाँ जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्रैकिया। इसको वायुनाल भी बोलते हैं, ट्रैकिया को वायुनाल भी कहते हैं। अब ये देखिए, जो ट्रैकिया होता है इसको क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज वाइंड पाइप। ठीक है, वायुनाल भी इसको कहते हैं। इसकी लंबाई देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है। किसकी? ट्रैकिया की। किसकी? ट्रैकिया की। क्या होती है, लंबाई होती है कितनी, 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? इसको क्या कहते हैं, वाइड पाइप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा को ले जाती है। कौन ले जाती है हवा को? ट्रैकिया। कहां से ले जाती है? लैरिंग्स से। क्या ले जाती है? हवा ले जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब अगर देखेंगे तो जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया इसके आगे ब्रांकाई जो भी रहता है, तो ट्रैकिया के ऊपर ऐसे कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी उपास्थि कि ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, इनको ट्रैकियल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकियल रिंग। ये कह सकते हैं ट्रैकियल रिंग। किसके बने होते हैं? सी शेप्ड होते हैं, सी शेप्ड, सी आकार के होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्टिलेजिनस, उपास्थ के बने होते हैं। बात समझ में आया? क्या बने होते हैं? ट्रैकियल रिंग पर खूब प्रश्न पूछता है। जो कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है, इसका नाम ट्रैकियल रिंग है। किस आकार का होता है? सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड। ये क्या काम करता है? तो काम ये करता है, चूंकि आपने पढ़ा कि जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप कहते हैं, वह उसमें केवल हवा जाना है। अगर ये कार्टिलेज के रिंग नहीं रहते तो ये पाइप कभी आपस में चिपक जाता, और जब पाइप आपस में चिपक जाता तो हवा अंदर नहीं जा पाती, और अंदर नहीं जा पाती तो क्या होता, उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो ट्रैकियल रिंग क्यों पाया जाता है? इनको आपस में जो नली है, जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, उसको आपस में चिपकने से रोकता है। याद होगा, इसीलिए कभी देखते होंगे, कभी कोई सीरियल या ऐसे कोई सीरियल देखते होंगे, कभी दिखाता है किसी की अगर फांसी लटक के मृत्यु हुई हो या गला दबा के उसकी मृत्यु की गई है, तो यही जो ट्रैकियल रिंग होता है वही टूट जाता है। इसी को देख करके और डॉक्टर क्लियर करता है कि इसको गले से दबा के, गला दबा के उसकी मृत्यु हुई है या उसको फांसी पे मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि जब ट्रैकियल रिंग टूटेगा तो जो ट्रैकिया है वो चिपक जाएगा। ट्रैकिया चिपक जाएगा तो बाहर से अंदर हवा नहीं जा पाएगी, ना तो बाहर से अंदर हवा जा पाएगी और ना अंदर से बाहर हवा आ पाएगी। बात समझ में आया? तो ट्रैकियल रिंग जब टूट जाता है तो इसकी वजह से डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। क्या पाया था? ट्रैकियल रिंग। और बात अगर समझेंगे तो जो ट्रैकिया होता है वह जब बीच में जाता है तो क्या होता है, टी के आकार से डिवाइड हो जाता है। टी के आकार का, ऐसे कह सकते हैं उल्टा टी बना दिया जाए, यानी कि ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है। कौन डिवाइड होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाता है? ब्रांकाई। ब्रांकाई। बात समझ में आया? ब्रांकाई ये भी क्या है, इसमें भी कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं, यानी कि जो मोटा वाइड पाइप था
वो और पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो गया। ये श्वासनाल है, श्वासनाल ऐसे क्या हो गया, ऐसे मोटी मोटी और पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। और ब्रांकाई जो होता है वह क्या होता है, ब्रांकियोल्स में डिवाइड होता है, ब्रांकियोल्स, ठीक है। वायुनाल, ब्रांकाई और ब्रांकियोल्स, ठीक है। इन तीनों पे, ट्रेकिया पे भी, ब्रांकाई पे भी और ब्रांकियोल्स पे, ऐसे आप देखेंगे, थोड़ा सा फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और ये पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होते थे, ब्रांकाई, ये ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स, इसमें भी और डिवाइडेशन होता बढ़ जाता है, सेकेंडरी, टर्सरी और कई प्रकार से छोटे छोटे वृक्ष के जैसे होते हैं उस प्रकार से आपको ये डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ में आया। और जो ब्रांकियोल्स है वो ब्रांकियोल्स फिर लिख चले जाएंगे, ब्रांकियोल्स क्या होंगे, एल्वुलाई में लिख जाएंगे, कूपिकाओं में लिख जाएंगे। किस में ले जाएंगे, एल्वुलाई यानी कूपिकाओं में ले जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे, पहुंचे थे उसमें, तो अब आगे हम लोग पढ़े थे कि क्या था उसमें, एल्वुलाई यानी कूपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, कूपिकाएं। कूपिकाएं क्या होती है, इस प्रकार से पतली पतली ऐसे समझ लो, ऐसे गई, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, देखिए कूपिकाएं का एल्वुलाई यानी फेफड़े में ऐसी बड़ी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। ये क्या करता है, ये देखिए, यदि ऐसे केवल ऐसे रहता तो सरफेस एरिया केवल गैसों का आगला वाली इतने पे होता, लेकिन ऐसे हो जाने की वजह से ये क्या करता है, हमारे फेफड़े के अंदर का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि गैसों के विसरण और विसरण क्रिया के लिए, परासरण क्रिया के लिए अधिक सरफेस एरिया चाहिए। तो क्या होता है, एल्वुलाई वही बनाने का काम करता है, यानी कि उसके सरफेस एरिया को, यानी कि पृष्ठ सतह को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि क्या हो सके, गैसों का अदला बदली हो सके। यानी कह सकते हैं ये थीन इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थीन इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती, क्या करती है, एक्चुअल में साइट, स्थान होती है ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस क्या कहते हैं, एक्सचेंज के लिए, क्या करने के लिए, एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज का मतलब O2 एंड CO2 का अदला बदली होता है, यही वास्तविक स्थान होती है। और ये हम कह सकते हैं, यह जो होता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ऑफ लंग्स, यानी कि यह जो होती है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसकी, फेफड़े की। कौन होती है, एल्वुलाई होती है। किसकी इकाई होती है, फेफड़े की। क्या, एल्वुलाई इकाई, ठीक है। इसको लंग्स टीथ के नाम से भी जाना जाता है, लंग्स टीथ, लंग्स टीथ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया आपको। अगर देखा जाए तो दोनों जो फेफड़े होते हैं उसमें 300 मिलियंस एल्वुलाई पाए जाते हैं। सोचिए 300 मिलियंस, दोनों लंग्स की बात हो रही है। अब अगर देखा जाए एल्वुलाई के होने की वजह से हमारे जो फेफड़ा यानी कि एल्वुलाई प्रोवाइड्स, देती है, प्रोवाइड्स सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 70 मीटर स्क्वायर टू 100 मीटर स्क्वायर। सोचिए एल्वुलाई के होने की वजह से हमारे फेफड़े की जो आंतरिक सतह है 70 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर के आसपास बढ़ जाता है। और इसी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, गैसों का अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है। अब एल्वुलाई में देखेंगे पतले पतले छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पतले पतले छिद्र पाए जाते हैं, यानी लिख सकते हैं माइन्यूट, पतले छिद्र, पोर्स पाए जाते हैं, फाउंड, किसमें पाए जाते हैं, एल्वुलाई, ठीक है। नोन एज, क्या कहते हैं इनको, नोन एज पोर्स ऑफ कुहन, पोर्स ऑफ कुहन खूब पूछा है। पोर्स ऑफ कुहन ये कहां पाया जाता है, बहुत विकल्प प्रश्न में आते हैं।
पोर्स ऑफ कुहन कहाँ पाए जाता है, तो बता देंगे आप कहाँ पाए जाते हैं, एल्वुलाई में। एल्वुलाई किस में रहते हैं, फेफड़े में। एल्वुलाई क्या काम करता है, पृष्ठता बढ़ाने का काम करता है। किसका पृष्ठता बढ़ाने का काम करता है, फेफड़े के आंतरिक सतह का। क्यों बढ़ाने का काम करता है, गैसों का अदला बदली होने के लिए। गैसों का अदला बदली क्यों होता है, क्योंकि श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। बात समझ में आया। तो क्या कहा आपने, पोर्स ऑफ कुहन कहा, ठीक है, ओके। हम लोग पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स को फुफ्फुस भी कहते हैं। लंग्स को क्या कहते हैं, फुफ्फुस भी कहते हैं। अब हमारे शरीर में बताया गया था 1 पेयर, एक जोड़ा लंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। अब इसमें भी देखेंगे तो ये दो राइट और लेफ्ट लंग्स में पढ़े थे, राइट और लेफ्ट। तो जो राइट होता है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं और जो लेफ्ट हो गया यानी बाया होता है उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आपको कि जो फेफड़ा होता है हम लोग पढ़े थे, दाया फेफड़ा और बाया फेफड़ा, दाया फेफड़ा और बाया फेफड़ा। तो दाया वाला जो होता है यानी कि राइट में 3 लोब पाए जाते हैं और बाया में 2 लोब पाए जाते हैं। इसका वजन 625 ग्राम के आसपास होता है और इसका देखेंगे 575 ग्राम के आसपास, 575 ग्राम के आसपास होता है। क्लियर हो गया। अब याद प्रश्न पूछता है बहुत विकल्पी जो मल्टी क्वेश्चन होते हैं, मल्टी ऑप्शनल, उसमें ये पूछता है कि जो लंग्स होता है 2 लोब किस में पाया जाता है। याद हो गया आपको। तो बाई और बाया दोनों याद करिए। बाई मैंने 2 और बाया मैंने बाया, समझिए ना, लेफ्ट। तो बाएं वाले में 2 लोब पाए जाते हैं और दाएं वाले में 3 लोब पाए जाते हैं। बहुत विकल्प पूछा जाता है। अब ये हम लोग चर्चा किए थे किसमें पाया जाता है, थोरैसिक कैविटी, CAVITY, यानी जो फेफड़ा होता है कहां पाया जाता है, वक्ष गुहा में। कौन कैविटी में, वक्ष गुहा में पाया जाता है। और ये जो फेफड़ा जो होता है उसके चारों तरफ डबल लेयर पाया जाता है, 2 लेयर, दोहरी संरचना का 2 लेयर यानी 2 परत का बना होता है, उसको प्ल्यूरा कहते हैं। प्ल्यूरा याद रहे, प्ल्यूरा क्या होता है, मेम्ब्रेन हो गया। कहां पाया जाता है, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। कहां पाया जाता है, फेफड़ा के चारों तरफ। कौन परत में पाया जाता है, 2 परत में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या नाम है उसका, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। अब कहीं भी जब बताया गया ये 1 परत है, 2 परत है, तो आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन और इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच की जो कैविटी होगी, याद होगा आप लोग कहते हैं पेरी प्ल्यूरल कैविटी, हृदय के लिए आया था। तो यहाँ प्ल्यूरल शब्द यूज करेंगे किसके लिए, फेफड़ा के लिए। तो पेरी प्ल्यूरल कैविटी यानी दोनों जो प्ल्यूरल मेम्ब्रेन होती हैं उसके बीच का जो स्थान होता है उसको कहेंगे पेरी प्ल्यूरल कैविटी। अब उस कैविटी में क्या होता है, प्ल्यूरल फ्लूइड, यानी कह सकते हैं जो प्ल्यूरल कैविटी होती है उसमें विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं, प्ल्यूरल फ्लूइड। क्लियर हो गया। ये क्या काम करता है, आप पढ़ेंगे फेफड़ा फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने की वजह से उसमें घर्षण न हो, इसलिए क्या करता है, उसको घर्षण को बचाता है, आपस में रगड़ के न हो, इसलिए घर्षण से भी बचाता है, वायु आघातों से भी बचाता है, चोट से भी अच्छा करता है और उसको नम भी रखता है। बात समझ में आया। अब एक चीज समझिए कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी याद है, जब भी कई शब्द आए पल्मोनरी या प्लूरल तो फेफड़ा से मतलब है। तो जो आर्टरी क्या होगा, पल्मोनरी। क्लियर हो गया कि जो आर्टरी क्या होगा, आपके फेफड़े को खून ले जाएगी, उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। और जो वापस लेके आएगी उसको पल्मोनरी वेन, यानी RY वेन, VEIN। बात समझ में आया। एक हो गया सिरा, एक हो गया धमनी। बात समझ में आया। अब जो फेफड़ा फैलता है, जब फेफड़ा फैलता है तो अंदर से क्या होता है, अंदर का वायु दाब कम हो जाता है, बाहर से वायु हवा अंदर जाता है।
तो क्या होता, हवा अंदर जाएगा और फिर जब सिकुड़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा, हवा अंदर से बाहर आ जाएगा। तो हवा को बाहर जाने की क्रिया को इंस्पायरेशन और बाहर निकालने की क्रिया को एक्सपायरेशन लेते हैं। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे क्या होता है, हम लोग श्वसन क्रिया में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो क्या हमारे नाक में कोई फिल्टर है जो गैसों को छानता है? तो ऐसा नहीं है, सभी गैसें जाती हैं और विसर्जन की क्रिया होती है और हीमोग्लोबिन से केवल ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी सब वापस हो जाती हैं। यानी कि हम क्या करें, जब इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन यानी श्वसन जब करते हैं, तो जो हवा जाती है, एयर जाती है, उसमें जो होता है ऑक्सीजन 21% रहता है और CO2 आप पढ़े हैं वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है CO2। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसमें अंदर गया। लेकिन जब एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन, तो केवल और केवल ऑक्सीजन का 4% खर्च हो जाता है, नहीं 16। ठीक है, तो जब हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है 16% रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वह 4.0% रहता है। बात समझ में आया? तो केवल देखिए, जब ऑक्सीजन हम निकालते हैं, श्वसन छोड़ते हैं, उस गैस में भी 16% ऑक्सीजन रहता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ये क्रियाएं लगातार चलती हैं। अब हम लोग रेस्पिरेशन रेट पढ़ेंगे, श्वसन दर। तो रेस्पिरेशन रेट का मतलब होता है किसी जीवधारी के द्वारा, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य की बात करें कि 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है, जितना लेगा उसको उल्टा छोड़ेगा ही, तो उसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, पर मिनट्स। बात समझ में? पर मिनट ही रहेगा, पर मिनट। 1 मिनट में जो श्वास लेने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। बात समझ में आया? और ये जो रेस्पिरेशन रेट जो होता है एडल्ट में जो होता है वह क्या होता है? 12 से 16 होता है। रेस्पिरेशन रेट 12 to 16 पर मिनट होता है। रेस्पिरेशन जो रेट हो गया एडल्ट में, किसमें? एडल्ट यानी वयस्क में, यह 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। क्लियर हो गया आपको? एक चीज और देखिए, जो रेस्पिरेशन रेट होता है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई अलग पदार्थ खाते होते हैं ऐसे, तो ये डिपेंड करता है हमारी फिजियोलॉजी कैसा है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय खेलते कूदते दौड़ते हैं तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, और जब हम आराम कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है। और मिनिमम रेस्पिरेशन रेट यानी कि मिनिमम रेस्पिरेशन रेट जो होता है वह 10 पर मिनट होता है, 10 पर मिनट होता है। कब होता है? जब हम सो रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो मिनिमम रेस्पिरेशन रेट होता है, यानी कि 10 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से आपने इस रेस्पिरेशन सिस्टम के विषय में समझा। थोड़ा सा शार्ट में ही कोशिश किया गया है, क्योंकि ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड की है तो इसलिए शार्ट कोशिश किया गया है। क्लियर हो गया? एक चीज और जानते हैं कि प्रश्न पूछता है कि जो ऑक्सीजन होता है वह किससे जाता है? हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्रिया करके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह वापस जो 3 रूपों में आता है, कार्बोनेट के रूप में होता है। तो इस हिसाब से उसको भी थोड़ा देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, ऑक्सीजन कैसे जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे आती है। हम लोग चर्चा किए थे कि जो ऑक्सीजन होता है वह हीमोग्लोबिन से जुड़कर अस्थायी यौगिक के रूप में चला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मुख्यतः हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह मुख्यतः बाइकार्बोनेट में या CO3 के रूप में आता है। तो प्रश्न खूब पूछता है, बहुत बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कि ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में आता है। बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा गया, तो इस तरह से इसको अब पूरा किया गया। इस पे प्रश्न देखेंगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।